बैक टू बैक अलग अलग कंट्री कोड से मुझे कॉल्स आ रही थी, तो मैंने एक कॉल रिसीव करी। आजकल कोई भी फिशिंग लिंक HTTP नहीं होता, सारे HTTPS होते हैं। आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसका। जैसे ही मैंने क्लिक करा वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास इंस्टॉल हो गई। डाटा मेरा उस ऐप में ट्रांसफ़र हो गया, वहाँ से बैक जाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। जब भी कोई डेटा फिजिकल फॉर्म में आप किसी को दें या डिजिटल फॉर्म में, हमेशा उस पर लिखें किस पर्पस से दिया जा रहा है। नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हर दिन साइबर अपराध के मामले बढ़ते जा रहे हैं और जाहिर है कि ये चिंता का विषय हम सब के लिए है। ऐसे में सरकार अपनी ओर से प्रयास कर रही है, लेकिन साइबर अपराध के खिलाफ अगर सबसे अधिक कारगर कोई उपाय है तो वो है आपकी जागरूकता। क्योंकि अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। साइबर अपराधी हर दिन साइबर ठगी का कुछ नया तरीका इजाद कर लेते हैं और चूंकि अधिकतर फ्रॉड्स फोन कॉल्स के अलावा आपके एसएमएस, ईमेल्स या एप्स के माध्यम से होते हैं, इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम उठाएंगे वो सवाल जो अमूमन हर सजग साइबर यूजर के मन में होता है, जैसे फेक ईमेल्स को कैसे पहचानें, फेक एसएमएस या फिर फेक एप्स को भी कैसे पहचानें, और एक सवाल कि क्या हमारा मोबाइल फोन हमारी बातें सुनता है। इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। आपका फोन आपके बारे में जो भी जानने लायक है वो लगभग सब कुछ जानता है। आप कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, आप कहाँ ट्रैवल करते हैं, किससे ट्रैवल करते हैं, आपके फ्रेंड्स कौन हैं, आप अपने ईमेल्स और एसएमएस में क्या क्या लिखते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। वैसे क्या आपको कभी लगता है कि आपका फोन आपकी बात सुन रहा है? कई बार आपने ये महसूस किया होगा। ऐसा कैसे कि जिस टॉपिक को लेकर आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे, उससे जुड़े ऑफर्स और वेबसाइट से आपके ब्राउजर में सामने आने शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये सच है, आपका फोन आपकी बातें सुनता है और इसकी परमिशन भी तो आप ही ने दी है। सरप्राइज्ड? यहाँ बात आती है एप्स की। आपके फोन में अगर आप गिरेंगे तो पाएंगे दुनिया भर के एप्स आपने डाउनलोड कर रखे होंगे। हाँ, माना है कि जरूरी है ये एप्स, इनसे काम कितना आसान हो जाता है और फ्री में ही मिल जाते हैं इनमें से अधिकतर एप्स, है ना? लेकिन सच ये है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। तो ये एप्स आपसे बदले में क्या ले रहे हैं? आपकी जानकारी, आपका डेटा। कोई कम लेता है, कोई ज्यादा लेता है, तो कोई बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। चलिए, हैरान परेशान होने के लिए तैयार हो जाएं। एक पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण लेते हैं जिस पर हम सब अपनी फोटोज, वीडियोस खूब शेयर करते हैं। ये ऐप आपसे लगभग हर तरह की परमिशंस लेता है, कैमरा, माइक्रोफोन, इंटरनल स्टोरेज, वाईफाई, लोकेशन आदि। आप इसके डेटा कलेक्टेड ऑप्शन पर जाएं। ये आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, फोटोज, वीडियोस, डिवाइस, आईडीज, ईमेल्स, उसके साथ साथ एसएमएस और एमएमएस तक भी लेता है और बाकी इन ऐप मैसेजेस भी देखता है। ऐप इंटरैक्शंस, इन ऐप सर्च हिस्ट्री, जो इंस्टॉल किए गए हैं एप्स या फिर यूजर जनरेटेड कोई भी कंटेंट, कैलेंडर, इवेंट्स, आपकी सभी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स, यहाँ तक कि वित्तीय लेन देन भी, यानी पेमेंट इंफॉर्मेशन, आपने जो जो खरीदा है, परचेज हिस्ट्री, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट स्कोर भी और तमाम बाकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी ये लेता है। यही नहीं, आपकी हेल्थ संबंधी जानकारी, फिटनेस इंफॉर्मेशन, तमाम वॉइस या साउंड रिकॉर्डिंग्स या म्यूजिक फाइल्स और तमाम अन्य ऑडियो फाइल्स, आपकी सारी वेब ब्राउजिंग हिस्ट्री, ऐप इंफॉर्मेशन, यहाँ तक कि ऐप परफॉर्मेंस डेटा भी। और फिर आती है व्यक्तिगत जानकारी, जिनमें सिर्फ नाम, ईमेल, फोन नंबर, यूजर आईडी, एड्रेस ही शामिल नहीं है। इसके अलावा भी लेता है बहुत कुछ। आपके राजनीतिक और धार्मिक विचार,
आपकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी यौन संबंधी रुझान तक की जानकारी लेता है और भी हर तरह की जानकारी ये प्राप्त करता है। हालांकि इनका कहना है कि आपकी कुछ जानकारी यदि आप कहेंगे तो ऐप हटा सकता है, परंतु हम में से कितने लोग हैं जो इस पर ध्यान भी देते हैं? डेटा तो अपने आप में एक बिजनेस है और इससे बड़ा बिजनेस है ही नहीं। यदि आप गौर से देखें तो दुनिया की जो टॉप 10 रिचेस्ट कंपनीज हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसा है, वो हैं जो आपको फ्री प्रोडक्ट देते हैं, जो आपसे पैसा नहीं लेते। तो हर एक ऐप की सेटिंग्स है। आप फ़ोन के अंदर जाइए, किसको आपने कैमरा का एक्सेस दे रखा है। अभी आप देखना, आपने 5 एप्लीकेशन को कैमरा का एक्सेस होगा। OTP सारी ऐप पढ़ रही होंगी आपका। अब आपको एक बार OTP देना था उस ऐप को, पर आपके बाकी सारे OTP वो पढ़ रही है। मतलब आपके फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, कैश विड्रॉल, आपने कब क्या किया, किस होटल में रुके, कहाँ क्या पेमेंट किया, ग्रॉसरी से क्या मंगा, एवरीथिंग इज शेयर्ड विद एवरी एप्लीकेशन। सी, दिस इज द डेटा। तो जब आपका पैटर्न ही पता पड़ गया, आपकी लोकेशन सारी आप ले रहे होंगे, आप जाके सेटिंग्स में जाइए, लोकेशन को एक्सेस देखिए किस किस को दे रखा है। कम से कम 15 ऐप के पास आपका लोकेशन होगा जो हर सेकंड की लोकेशन ले। तो आप खुद ही डेटा दिए जा रहे हैं। तो एक तो ये ऐप के थ्रू जाता है, दूसरा आपके लिंक क्लिक करने से जाता है, जो मैंने आपको बताया। कई बार हम खुद डेटा जगह जगह बांटते रहते हैं। किसी ने कहा ये सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपने भेज दिए, तो वो डेटा भी मिसयूज होता है। चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, सेंसिटिव आइडेंटिटीज हो। जब भी कोई डेटा फिजिकल फॉर्म में आप किसी को दें या डिजिटल फॉर्म में, हमेशा उस पर लिखें किस पर्पस से दिया जा रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल वेदर ऐप का आपके सामने रखते हैं। आप भी यूज करते होंगे ना मौसम की जानकारी के लिए तमाम वेदर ऐप। ये सभी आपकी लोकेशन एक्सेस करते हैं, जो जरूरी भी है ये जानना कि आप कहाँ हैं, ताकि तभी तो वो बता सके आपको मौसम का हाल। लेकिन ये ऐप्स एडवर्टाइजर्स को आपका लोकेशन डेटा बेचते हैं, जिसमें शेयर हो जाती है सारी जानकारी कि आप कहाँ जा रहे हैं काम करने के लिए, कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, आपका डॉक्टर कौन है, आप किस जिम में जाते हैं आदि। और ये आपके फोन की सुरक्षा और आपकी गोपनीयता को खतरे में डाल सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं आजकल, आपका मोबाइल नंबर और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन दूसरों को भेजते हैं। वो अलग अलग तरीके से आजकल साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। सो ज़्यादातर हमारा पर्सनल डिटेल्स शेयर मत कीजिए। वैसे सोचने वाली बात है कि ये जो अलार्म का ऐप आपने अपने मोबाइल में इंस्टॉल किया है, इस ऐप को आपके कॉन्टेक्ट्स या माइक्रोफोन या फिर कैमरा के परमिशंस भला क्यों चाहिए? ये सारी जानकारी आपको जानने के बाद अब पता है ना करना क्या है। अब आपको आप अपनी ऐप परमिशंस को चेक करें, जहां जरूरी नहीं है ये तमाम परमिशंस को हटा लें। अपनी लोकेशन, माइक्रोफोन, कैमरा इन्हें ऑफ रखें। जब जहां जरूरत हो तभी वही परमिशन दें। ऐप्स को जांचने के लिए उनके रिव्यू जरूर चेक कर लें, क्योंकि ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। सो चेक द रिव्यूज। और हाँ, जो आप परमिशंस दे रहे हैं उन पर जरा गौर करें। आप किसी भी टॉर्च के ऐप को भला आपकी लोकेशन की परमिशन क्यों दी जाए। और अपने ऐप्स को अपडेटेड रखें। और अगर आप ये सब करते हैं तो आपको उन्हें सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। वैसे बहुत से फेक ऐप्स हैं जो आपको लूटने के लिए ही बनाए जाते हैं। ये लोन ऐप्स भी हो सकते हैं और निवेश संबंधी ऐप भी। और ऐसे कितने ही ऐप सरकार ने बैन भी कर दिए हैं, पर आम जन इन साइबर घोटालेबाजों के जाल में फंस ही जाते हैं। जैसे ये केस। मुझे एक लोन अमाउंट की रिक्वायरमेंट थी, तो सोशल मीडिया साइट्स पर अपना स्क्रॉल करने लगी, तो वहाँ पर मुझे कुछ लोन ऐप्स के ऐड पॉपअप बार बार हो रहे थे। मैंने सोचा जस्ट मैं एक बार ऐसे इसको चेक करती हूँ कि ये क्या है। तो जैसे ही मैंने क्लिक करा, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली मेरे पास इंस्टॉल हो गई। मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट पर ईमेल एड्रेस था, उसने वहाँ से मेरा डिटेल सारी की सारी डाटा मेरा उस ऐप में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो ऐप ओपन हुआ, मुझे कुछ वहाँ पे गड़बड़ लगी। मैंने उसको जब चेक करने लगा तो वहाँ से बैक जाने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा था। और इतनी देर में ही, क्योंकि मेरा मोबाइल नंबर उससे कनेक्टेड है ईमेल एड्रेस से, तो मेरे मोबाइल नंबर पर मेरे पास एक अमाउंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया, जो कि मैंने कोई उस टाइम रिक्वायरमेंट नहीं देखी थी, ना मैंने उसमें कुछ सर्च करा। तो मुझे हैरानी हुई कि ये कैसे हुआ और अचानक से, मतलब कैसे ऐसे हो सकता है। 3-4 दिन के बाद जब वो अमाउंट मेरे पास आ गया, उसके बाद मेरे पास बैक टू बैक अलग अलग कंट्री कोड से कभी व्हाट्सएप पे मुझे कॉल्स आ रही थी,
कभी मुझे नॉर्मल नंबर पे कॉल्स आ रही थी। तो मैंने एक कॉल रिसीव करी, एक लड़का बात कर रहा था और वो बोलता है कि अगर मैंने वो अमाउंट रिपे नहीं करा तो वो मेरे फ़ोन के अंदर जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट है उस सब से एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करेंगे। वो कह रहे थे कि मेरे फ़ोटोज़ एडिट करके उसके ऊपर अपलोड कर देंगे। और मैं ये सुनते के साथ ही मैं बहुत ज़्यादा डर गई, घबरा गई कि अचानक से ये कैसे हो सकता है। तो मैंने इमीडिएटली अपना फ़ोन जो था स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करते के साथ ही मैंने अपने दूसरे नंबर से जो मेरे फैमिली मेम्बर्स में अवेलेबल थे उनके नंबर से मैंने 1930 उस पर कॉल करके अपनी कंप्लेंट जो है नोट कराई। वहाँ से मुझे बोला गया कि आपके एरिया के पास जो भी पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पे जाकर के अपनी कंप्लेंट नोट कराइए। तो मैं इमीडिएटली वहाँ पर गई। वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे जैसे ही वहाँ पर और भी केसेस ऑलरेडी बैठे हुए थे। जब मैंने अपनी पूरी कंप्लेंट नोट करा दी वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट करा कि आप कुछ टाइम के लिए अपना ये मोबाइल नंबर डीएक्टिवेट कर दीजिए या फिर आप अपना नंबर चेंज कर दीजिए, क्योंकि अगर हम उनको रीपे भी कर देंगे अमाउंट जो वो डिमांड कर रहे हैं, अगर हम उनको वो भी सेंड कर देते हैं तो इसी तरीके से वो धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे और आप उनको ट्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि वो हर सेकंड में अलग अलग नंबर यूज़ करके जिस तरह से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उस सब से मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं इस ट्रैप से मैं कैसे बच पाऊँगी। मुझे इस चीज़ से ये समझ में आया कि ऐसे किसी भी चीज़ पे हम लोग जब स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो हम क्लिक करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। कार्यक्रम में आगे आपको बताऊंगी फेक ईमेल्स के बारे में और ये भी कि आप कैसे पहचान सकते हैं इन फेक ईमेल्स को। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप देखते रहें साइबर अलर्ट। राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट और अब कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं फेक वेबसाइट्स की। हम अमूमन अपना अधिकतर काम ऑनलाइन ही करते हैं और इसके लिए हम अलग अलग तरह की वेबसाइट्स का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि वेबसाइट ही झूठी निकले तो फेक वेबसाइट्स बनाकर साइबर अपराधी आपसे धोखाधड़ी करने का प्रयास करते हैं। घोटालेबाज जो पॉपुलर वेबसाइट्स होती हैं बिल्कुल हूबहू वैसी ही वेबसाइट बना लेते हैं ताकि आपकी संवेदनशील जानकारी या फिर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जानकारी वो हासिल कर सके या फिर कोई लिंक भेजकर मैलवेयर डाउनलोड करवा दें। और आप जब इन्हीं नकली वेबसाइट्स को असली मानकर लॉग इन करते हैं तो ये आपकी लॉग इन डिटेल्स चुरा लेते हैं और आप इन फेक वेबसाइट्स पर दिए गए फोन नंबर्स या हेल्पलाइन नंबर्स पर जब फोन करते हैं तो सीधे इन्हीं के चंगुल में फंस जाते हैं। पहले बोलते थे एक लॉक का की आ गया तो वो सिक्योर्ड है, मगर वो लॉक किए तो आप सिक्योर्ड नहीं है आजकल, क्योंकि गूगल वगैरह ऐसे प्लेटफॉर्म से कोई भी आप सर्च कर लिया तो गूगल को ज़्यादा पैसा दे दिया, उनका ऐड पहले आ जाता है। सो इसीलिए आप कोई भी वेबसाइट करने से पहले उसका डोमाइन नेम अच्छे से चेक कर लीजिए, भले वो सिक्योर्ड हो। अब किस किस तरह से ये वेबसाइट्स काम करती हैं? फिशिंग वेबसाइट्स हो सकती हैं ये, जहां ईमेल के जरिए नकली साइट के लिंक भेजे जाते हैं। आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो सीधे फिशिंग वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं जो फॉर एग्जांपल पेपाल की हो सकती है। बिल्कुल इस वेबसाइट के समान दिखती है। जैसे ही आप यहां अपना पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, स्कैम का शिकार हो जाते हैं। इसी तरह से फेक वेबसाइट्स डाउनलोड या सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए मैलवेयर यानी कि हानिकारक सॉफ्टवेयर भी आपके डिवाइस में इंस्टॉल करवा देते हैं। और क्लोन वेबसाइट बैंक या बीमा कंपनियां या सरकारी वेबसाइट के रूप में ये प्रस्तुत होती हैं। कोई भी कहानी गढ़कर आपसे पासवर्ड्स या अन्य जानकारी ले लेते हैं। और ये नकली ई-कॉमर्स साइट्स भी हो सकती हैं जहां आकर्षक ऑफर और छूट से आपको लुभाया जाता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं लेकिन मिलता है क्या? फ्रॉड। कई
कई बार तो टेक्निकल मदद के नाम पर भी आपकी स्क्रीन पर मैसेज आता है, आपका कंप्यूटर मैलवेयर से करप्ट हो गया है, मदद लेने के लिए लिंक डाउनलोड करें वरना सारा डेटा इन्फेक्ट हो जाएगा और आप फंस जाते हैं। और हाँ, पॉपअप्स पर बिल्कुल क्लिक ना करें, जैसे ये पॉपअप। बधाई हो, आप हमारे आज के लकी विजिटर हैं। पुरस्कार पाने के लिए शुल्क का भुगतान करें या फिर कोई व्यक्तिगत जानकारी लें, लेकिन सच ये है कि कोई पुरस्कार होता ही नहीं। वैसे इन घोटालबाजों ने तो सुप्रीम कोर्ट की भी फेक वेबसाइट बना डाली। कितने ही लोगों को फेक समन, गिरफ्तारी वारंट तक भेजे गए, लेकिन इसे जल्द ही हटा लिया गया। तो बड़ा सवाल ये है कि कैसे पहचाने कि वेबसाइट फेक नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डोमेन का नाम और यूआरएल जरूर देखें, जैसे facebook.com में ओ की जगह 0 लगाकर आपको फंसा लिया जाता है। वेब एड्रेस बार में http के स्थान पर https हो तो बेहतर है, मतलब साइट के पास सिक्योरिटी सर्टिफिकेट है। लेकिन इसका भी तो साइबर अपराधियों के पास है, कैसे जानते हैं एक्सपर्ट से। आजकल क्रिमिनल्स बहुत स्मार्ट हो गए। आजकल कोई भी फिशिंग लिंक HTTP नहीं होता, सारे HTTPS होते हैं। तो मेरे पास जितने केसेस आ रहे हैं सारे HTTPS हैं। वो सिक्योर शेल सर्टिफिकेशन ले लेते हैं और किसी भी कंट्री से लिया जा सकता है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इंटरनेट वर्ल्ड की ये है कि जो वेबसाइट है वो रोमानिया में होस्टेड है और वहाँ से उसका HTTPS सर्टिफिकेशन लिया गया, तो वो इंडिया में भी ओपन होगी वेबसाइट। अब आपको ये नहीं पता होता कि बिकॉज ऑफ HTTPS हमें उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, हमें और भी पैरामीटर्स चेक करने हैं, तभी हम उस पर कोई एक्शन लें। और अगर आप सोच रहे हैं कि भाई कैसे पहचाने कि वेबसाइट फेक नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, whois.domain tools पर जाएं। यहाँ URL डालने से आपको वेबसाइट के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी कि ये वेबसाइट किसके नाम पर है, कब बनी थी आदि। इससे आप समझ जाएंगे कि यदि कोई वेबसाइट कुछ हफ्ते या महीने पहले ही बनी है तो जाहिर है फेक ही है। और इसी तरह बहुत सी सरकारी वेबसाइट्स भी हैं जिन्हें नकली बनाकर लोगों को लूटा जा रहा है। जो पॉपुलर योजनाएं हैं जैसे आयुष्मान योजना, PM किसान योजना आदि, इन योजनाओं को लेकर सब्सिडी देना या फिर फ्री में सामान देना आदि तमाम लालच इन पोर्टल्स पर दिए जाते हैं, लेकिन फिर रजिस्ट्रेशन या कागजों के सत्यापन आदि तमाम सेवाओं के नाम पर आपसे पैसा ऐंठा जाता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है क्या कि जितनी वेबसाइट्स जो असली होती हैं सरकारी, वो .in या .org वाली नहीं होती। इन साइट्स को चेक करना है। और हाँ, .gov वाली जो वेबसाइट्स हैं वही सरकारी वेबसाइट्स होती हैं। आप @PIB फैक्ट चेक पर पोस्ट करके भी वेबसाइट को वेरीफाई कर सकते हैं। और हाँ, अशोक चक्र या स्वच्छ भारत का लोगो, इसका मतलब ये नहीं कि वेबसाइट असली है, ये फेक भी हो सकती है। जितने भी फेक ऐप्स हैं या फेक URLs हैं या फेक वेबसाइट्स हैं, ज़्यादातर जो क्राइम्स आ रहे हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, बहुत ज़्यादा क्राइम इनके कारण जो इनका आउटकम है वो है, जैसे कोई डमी वेबसाइट हो गई या आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जो आपको लगा फ्रॉड है, बट उसके ऊपर आप फंसते तब हैं, कोई ऐसी एडवर्टाइजमेंट आई जो आपने क्लिक किया और फॉलो किया उसको। फेक वेबसाइट हैं या फेक URL हैं या फेक ऐप्स हैं, तो इन 3 चीज़ों पे हमारी मॉनिटरिंग रेगुलर रहती है। अलग अलग हमारी टीम्स हैं जो इसको मॉनिटर करती हैं, एनालाइज करती हैं कि ये फेक है तो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, और इसकी कांस्टेंट रिपोर्टिंग रहती है, क्योंकि हर रोज़ कम से कम 200 से 500 नए लिंक जनरेट हो जाते हैं जो फेक हैं। कोई भी सिटीज़न किसी तरह का URL देखता है या कोई ऐप देखता है या कोई फ़ोन नंबर देखता है, वो एक सस्पेक्ट उसे लगता है कि ये सस्पिशियस इसकी है, संदिग्ध इसकी एक्टिविटी है, तो वो पोर्टल पे रिपोर्ट कर सकता है। और उसको हमारी टीम बैठकर उसको एनालाइज करती है और हम इंश्योर करते हैं कि अगर ये सच में ये चीज़ें निकल रही हैं हमारे एनालिसिस के बाद, तो वी इंश्योर कि उसका टिक डाउन हो जाए। तो ये सारी एक्टिविटी एक पूरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है। कार्यक्रम में आइए अब बात कर लेते हैं SMS की, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी का आम जरिया बन गए हैं स्पैम मैसेजेस। हजारों की तादाद में भेजे जाते हैं, क्योंकि स्कैम करने वालों को पता होता है कि अधिकांश लोग SMS रिसीव कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि फेक SMS की पहचान कैसे करें। एक सफल स्कैम के लिए उन्हें हजारों SMS भेजने से भी कोई गुरेज नहीं होता। आपको फंसाने के लिए कई तरह के मैसेज भेजे जाते हैं और ये सब अनजान लोगों से आते हैं, लेकिन हम इन पर विश्वास कर लेते हैं। जैसे
बीमा पॉलिसी रिफंड का मैसेज। आपकी लैप्स बीमा पॉलिसी का रिफंड 1 लाख रुपए आया है। इसे प्राप्त करने के लिए कृपया नीचे गए लिंक पर क्लिक करें। इसी तरह किसी इनाम का लालच। बधाई हो, आप विजेता हैं, आपने हमारे कॉन्टेस्ट में इनाम जीता है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए हाँ में उत्तर दें। फेक रिफंड का मैसेज भी आ सकता है। फ्लिपकार्ट पर आपने जो सामान खरीदा था उसमें गलती से अधिक शुल्क ले लिया गया, पैसे वापस भेजने हैं, कृपया कोड शेयर करें। पर कुछ आएगा नहीं, सब चला जाएगा। इसी तरीके से अकाउंट वेरीफाई करने वाले मैसेज भी बहुत आते हैं। आपके कार्ड से इस तारीख को किए गए इस ऑर्डर नंबर के लिए इतने पैसे चार्ज किए गए। यदि आपने ऑर्डर नहीं किया तो तुरंत सूचित करें, लिंक दिया होगा। आपके किसी जानकार के नाम पर भी मदद का मैसेज आ सकता है, जैसे हेलो निकिता, मैं विपिन बोल रहा हूँ, मासी को डॉक्टर के पास लेकर आए हैं, मेरा कार्ड इस हॉस्पिटल में काम नहीं कर रहा, प्लीज 80,000 रुपए इस नंबर पर भेज दो, कल तुम्हारे अकाउंट में डाल दूंगा, नेटवर्क इश्यू है, फोन लग नहीं रहा। ऐसे पर्सनल मैसेज भी आ सकते हैं। या फिर आपका ऑर्डर हमारे कोरियर सेंटर पर आ गया है, लेकिन हमें आपका पैकेज डिलीवर करने से पहले आपकी जानकारी की पुष्टि करनी है, लिंक दिया होगा। हम में से कई लोग इस तरह के मैसेजेस में फंस जाते हैं, और नहीं तो घर के बड़े बुजुर्ग जाने अनजाने में ही इस तरह के एसएमएस का जवाब दे बैठते हैं, जिसके बाद या तो आपके फोन में मैलवेयर इंस्टॉल हो सकता है जिससे वो आपकी पूरी जानकारी हासिल कर लेते हैं, या फिर सीधे बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं। देखिए एसएमएस भी बहुत आते हैं, मार्केटिंग एसएमएस। अभी एक कोई कंपनी है जिसके ऊपर काफ़ी हैवी पेनल्टी लगी, क्योंकि जितने ये थ्रेटनिंग मैसेजेस जा रहे थे कि आपकी बिजली का बिल बकाया है, बिजली कट जाएगी रात को 9 बजे, और उसके बाद लोग कॉल करते थे और फंस जाते थे, आरटीओ के चालान वाले मैसेज जाते थे, ये सारे उस कंपनी के थ्रू ब्रॉडकास्ट होते थे। उस कंपनी पर फिर जांच हुई और उसको बंद कर दिया गया लाइसेंस। तो एसएमएस चेक करने के लिए भारत सरकार का अपना एक पोर्टल है जहां पर आप किसी भी एसएमएस शॉर्ट कोड को चेक कर सकते हैं। कोई भी गवर्नमेंट या ऑथेंटिक जो बॉडी है वो आपको मोबाइल नंबर से मैसेज नहीं भेजेगी, उसका एक डेजिग्नेटेड शॉर्ट कोड होता है। बैंक का अलर्ट आता है तो एक शॉर्ट कोड होता है। आप उस शॉर्ट कोड को उस पोर्टल पर डालेंगे, सर्च करेंगे तो बता देगा कि ये किसने रजिस्टर कराया था, कौन इसका ओनर है। वैसे जब भी आपके फोन पर कोई ओटीपी आता है तो क्या आप पूरा मैसेज पढ़ते हैं कि ओटीपी किस लिए आया है? नहीं ना। जब भी ओटीपी आए उसे ठीक से पढ़ लें ताकि पता लगे कि ओटीपी आया क्यों है। गलती तब होती है जब बिना मैसेज पढ़े किसी को ओटीपी बता देते हैं, और इससे ये जो ठग हैं ये आपको हजारों लाखों का चूना लगा देते हैं। वैसे अब ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। अभी तक केवल ओटीपी से भुगतान किया जा सकता है, लेकिन दोहरे वेरिफिकेशन की भी जरूरत होगी, पिन, बायोमेट्रिक आदि। तो कुछ एहतियाती कदम सरकार उठा रही है, लेकिन कैसे बचें इनसे? तो दीजिए ध्यान कि अनजान व्यक्ति का अगर मैसेज आया है तो वो फेक मान लीजिए। टेक्स्ट में अगर गलतियां हैं, ग्रामर मिस्टेक्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो मान के चलें कि मैसेज फेक है। अगर मैसेज में कुछ एक्शन की बात हो रही है, जल्दी करें, तुरंत एक्शन लें, तो वो भी फेक है। किसी ऑर्डर का मैसेज जो आपने किया ही नहीं है अगर आया है, फेक है। कोड आया है पर आपने मांगा नहीं, फेक है। किसी असामान्य नंबर से अगर आपको कोई मैसेज आया है, विदेश में बैठकर भी भेजे जाते हैं फेक मैसेजेस, तो मान लीजिए कि ये मैसेजेस भी फेक ही हैं। अगर आप ये एहतियात उठाते हैं तो आप इन जालसाजों की ठगी से बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। ये कार्यक्रम है आपके लिए, तो जुड़िए हमारे साथ। अपना फीडबैक इस कार्यक्रम को लेकर हमसे जरूर साझा करें। हमारा ईमेल आईडी cyberalert.ddnews@gmail.com और हाँ, #cyberalert को भी जरूर फॉलो करें। और अब आप प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी साइबर अलर्ट के सभी एपिसोड्स देख सकते हैं। हर रोज हजारों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। अगला नंबर आपका हो सकता है, इसीलिए अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।